नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM महाराष्ट्र। आखिर खेल होना क्या था और हो क्या गया? राजनीति की बिसात कहां बिछी थी और कहां बिछ गई? तमाम बातों का विश्लेषण दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक जी ने कहा है और बताया है कि चाणक्य के पत्ते कैसे पिटे। रोचक बातचीत है, चलते हैं सीधा केपी मलिक के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है मलिक साहब, आपका हार्दिक अभिनंदन। आपका धन्यवाद संजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। मलिक साहब, एक कोर्ट कहती है कि भाई मुकदमा चलाइए पास्को एक्ट में शंकराचार्य के खिलाफ, दूसरी तरफ हाई कोर्ट रोक लगा देता है। कई बार मैंने देखा है लोअर कोर्ट सजा देती है, हाई कोर्ट छोड़ देता है, हाई कोर्ट सजा देती है, सुप्रीम कोर्ट छोड़ देता है। ये जजों में आपस में तालमेल नहीं रहता, पहली बात। दूसरी बात, जितेंद्र कुमार सिंह एक बहादुर जज हैं जिन्होंने केजरीवाल को कह दिया साहब ये तो मुकदमा ही नहीं बनता। तो मुकदमा नहीं बनता तो मुकदमा बनाया किसने? बेवजह में महीनों जेल रखा किसने? क्या गुजरात लॉबी के वाकई में दिन खराब आ गए हैं कि ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही हैं? इस पूरे घटनाक्रम पे ये गुजरात लॉबी क्या बैकफुट पे आ रही है? ये एक तरफ है शंकराचार्य कह रहे हैं एपस्टीन फाइलों से ध्यान हटाने की चीजें हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल छोटे चाणक्य बड़े चाणक्य, राजा और वजीर दोनों का नाम ले रहे हैं। राजनीति में चल क्या रहा है? ये क्यों फजियत हो रही है हमारे बादशाह की, विश्व गुरु जी की? क्या लगता है संजय जी? देखिए, पहले तो आप ये देखिए कि दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने मुकदमा चलाया केजरीवाल पे, अरेस्ट भी हुए। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया वो भी अरेस्ट हुए, करीब 2 साल जेल में भी रहे। और उसके बाद संजय सिंह भी जेल गए कुछ दिनों के लिए, हालांकि उनको ईडी ने उठाया था। और आज जो है कोर्ट ने कह दिया कुछ बनता ही नहीं है और उनको जो है बाइज्जत बरी कर दिया है। तो लगता है कहीं ना कहीं मजाक चल रहा है। पहली कोर्ट या पहले जो जज थे उनको ये चीज समझ में नहीं आई। आप ये देखिए कि आज अगर अरविंद केजरीवाल या मनोज सिसोदिया किसी के ऊपर मानहानि का दावा करें तो वो किसके ऊपर करें? सरकार के ऊपर करें, मोदी जी के ऊपर करें, सीबीआई के ऊपर करें कि भाई आपके चक्कर में तो हमारी सरकार चली गई, हमारी इतनी इमेज खराब हो गई कि हमारी दिल्ली में सरकार भी चली गई और हमारे जो सांसद जीत थे वो भी चले गए, और आपने तो एक हिसाब से हमारी दिल्ली की सरकार चोरी कर ली। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे जो तोते मैना हैं ये षड्यंत्र कर रहे थे? और क्या सरकार का जो तोता हम जिसको कहते हैं वो तोता सरकार की भाषा इसीलिए बोल रहा था कि सरकार ने चाबी भर दी थी और वो निर्णय आज सामने आ गया है? तो ये जाहिर करता है कि जो एजेंसियां हैं वो सरकार के इशारे पे किस प्रकार से काम करती। दूसरा सवाल आपने इलाहाबाद का और शंकराचार्य जी का उठाया है। वहां भी यही परिस्थिति हुई है कि पुलिस के पास जो है विक्टिम जाते हैं। विक्टिम क्या है? वो तो बहुत क्रांतिकारी है, ब्रह्मचारी है, वो तो बाल ब्रह्मचारी। वो लेके जाते हैं बटुक ब्राह्मणों को कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, और पुलिस उनका ना थाने में सुनवाई हो रही है, ना ऊपर सीओ साहब सुन रहे हैं, ना एसएचओ सुन रहे हैं, तो सीधा कमिश्नर के पास जाते हैं, वो भी नहीं सुनते, और फिर जो है वो कोर्ट में चले जाते हैं। और कोर्ट के जो जज हैं वो तत्काल जो है केस रजिस्टर्ड करने की इजाजत दे देते हैं। पास्को में केस रजिस्टर्ड हो जाता है, और हमारी जानकारी ये है कि पास्को में अगर गंभीर आरोप हो तो तत्काल गिरफ्तारी होती है। फिर पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ रही है शंकराचार्य जी को गिरफ्तार करने की जब उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं। तो और फिर जब वो अपनी जमानत, अग्रिम जमानत लेके हाई कोर्ट जाते हैं, वहां पे तत्काल उनको कह दिया जाता है कि नहीं नहीं कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि केस बहुत हल्का है, केस में दम है नहीं। लोअर कोर्ट में ही जब बहुत सारी चीजें शंकराचार्य जी के वकील की तरफ से रखी जाएंगी तो वहां भी कुछ नहीं निकलेगा, मुझे ऐसी संभावना है। क्योंकि कोर्ट को भी गुमराह करने की कोशिश जरूर की गई होगी, क्योंकि जो व्यक्ति सबूत दे रहा है, जो व्यक्ति चीजें लेके आ रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है संजय जी, अगर आप देखेंगे कि वो जो विक्टिम है, वो जो बच्चे हैं, वो किसकी कस्टडी में है, वो कहाँ है? अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती है
तो उनको बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। सरकार, पुलिस अपनी कस्टडी में उनको रखती है, अपनी हिरासत, मतलब उसको अपनी उसमें रखती है कि अपनी सुरक्षा में रखती है कि इनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो जाए। भाई शंकराचार्य जी अगर इतने बड़े आदमी हैं और उन्होंने इस तरह का कुकर्म किया है, तो वो चाहेंगे कि सबूत मिटाए जाए। तो पुलिस क्या कुछ उनकी सुरक्षा नहीं कर रही है? तो वो कहाँ है, किसके साथ है? या जो क्रांतिकारी हैं वही लेके घूम रहे हैं उनको। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाई मेडिकल जांच हो गई है और मेडिकल में तथ्य आ गए हैं। तो हमने तो सुना है कि बंद लिफाफे में डॉक्टर रिपोर्ट देते हैं, बंद लिफाफे में जज साहब खोलते हैं अदालत में, और ये लिफाफा तो पहले ही खुल गया। तो बहुत सारे सवाल सिस्टम पे, एजेंसियों पे खड़े हो रहे हैं, और वो इस हालात में खड़े हो रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपने आप को नैतिकतावादी पार्टी, सिद्धांतवादी पार्टी और इसकी सनातन धर्म की झंडा बरदार पार्टी बताती है। तो वहां पे अगर ऐसा हो तो ये सोचने वाला विषय है, सोचनीय विषय है जिंदगी। ये बात बढ़िया। मलिक साहब एक अमिताभ ठाकुर हुआ करते थे, क्रांतिकारी इंसान, आईपीएस की नौकरी दांव पे लगा के जोखिम उठाया करते थे। एक बार मेरे शो में अवनीश अवस्थी पे बड़े हमलावर थे, और उसके मेरा शो खत्म हुआ, आधे घंटे बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पहली बार तब गिरफ्तार किया गया। दूसरी बार उन्होंने कोडिंग भैया के खिलाफ बड़ा हल्ला मचाया, पूछा कि सिपाही जो है अजय सिपाही, एक करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति की बिल्डिंग बनी है, इसमें बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा, और पुलिस ने उनको जेल भेज दिया। पुराने सब 10 साल पुराने मुकदमे में जेल भेज दिया। जेल में उनको अलग अलग से टॉर्चर किया गया। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का खामियाजा अमिताभ ठाकुर को भुगतना पड़ा। शंकराचार्य ने नीतिगत सवाल पूछे जो धर्म शास्त्र में, धर्म संसद में पूछे जाने चाहिए, वो धर्म से जुड़े हुए सवाल पूछे। पूछा कि बिना ध्वजा पताका फहराए राम मंदिर का निर्माण कैसे हो सकता है? जब तक कोई मंदिर कंप्लीट नहीं होता, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और ऐसा कंप्लीट हुआ है कि पहली बारिश में 6 पंखड़ी लगी थी राम मंदिर की। उनने पूछ लिया कि ठेकेदार गुजरात के तो नहीं थे, क्योंकि घंटा बजाएगा यूपी बिहार का भाई और माल कमाएगा गुजरात का भाई। तमाम अयोध्या में ठेके गुजरात के लोगों से जुड़े हुए, ऐसी चर्चा है। शंकराचार्य ने चुपते हुए सवाल पूछ लिए, तो शंकराचार्य के लिए ऐसी व्यवस्था करा दी गई कि शंकराचार्य का नाम कलंकित हो, शंकराचार्य की गिरफ्तारी हो जाए। तो ये जो सवाल पूछने पर, एक फोक गायिका हैं, बहुत बढ़िया गायिका हैं नेहा राठौर, उनके ऊपर गंभीर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। अभिषेक उपाध्याय, ममता त्रिपाठी जैसी पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। तो ये जो सवाल उठाने की प्रवृत्ति पर जवान काटने की परंपरा राजाओं की होती थी, क्या अभी के राजा भी ऐसे ही चाहते हैं? शंकराचार्य को भी ये सवाल उठाने की, परिणाम भुगतने के धमकी जो थी वो कामयाब हो गई। और दूसरी तरफ रामभद्राचार्य जैसा घृणित आदमी जो हमेशा हिंसा की बात करता है, जो हमेशा नफरत की बात करता है, जो महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की बात करता है। अखिलेश यादव ने तो बता दिया कि मुझसे गलती हो गई, इसका रामभद्राचार्य का 420 में मुकदमा था, मैंने वापस ले लिया, वरना यहाँ भी जेल में ही बैठा होता। उसके कृत्य ऐसे ही कि उसको जेल में होना ही चाहिए। जो किसी के खिलाफ नफरत की बात करे वो संत कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ एक उन्मादी व्यक्ति हो सकता है जो रामभद्राचार्य हैं। उनके लिए कुछ नहीं, लेकिन शंकराचार्य के लिए इतनी बैठक। तो क्या राजा को अभी भी पसंद नहीं आता कि कोई जवान खोले, जवान की बोलेंगे खोलेंगे तो फिर खींच ली जाएगी? क्या अभी भी यह परंपरा है? संजय जी देखिए, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, और राजा नहीं, उस तरह के राजा नहीं है कि यहाँ पे राजा राज कर रहे हैं और प्रजा कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन पिछले 10 साल से तो ऐसा ही लग रहा है, एक दशक से। मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आती है, विज्ञान भवन में एक प्रेस का प्रोग्राम था, और उसमें कुछ एक प्रोग्राम था, एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, 2011 या 2005 की बात है, और उसमें संबोधन देने के लिए मनमोहन सिंह जी खड़े हुए थे। वहां पे एक व्यक्ति ने अपनी शर्ट उतार ली और वो टेबल पे चढ़ गया। अगर आप कभी विज्ञान भवन में गए होंगे, आपने देखा होगा जहां चेयर्स लगी वहां बड़ी बड़ी टेबल लगी हुई हैं, तो वो टेबल पे चढ़ गया और उसने कहा कि पेट्रोल के बढ़े हुए दाम वापस लो। करीब 6 रुपया सरकार ने पेट्रोल बढ़ाया था और 3.5 या 4 रुपया डीजल के दाम बढ़े।
और उसने खूब वहां हंगामा काटा और उसको बाद में जो है जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने पकड़ा और विज्ञान भवन के बाहर लाके छोड़ दिया। इतना भर काम हुआ, ना किसी पुलिस ने संज्ञान लिया, ना प्रधानमंत्री ने पूछा कि इसका क्या हुआ, इस पे अभी केस लगा कि नहीं लगा, इसका गला दबाया गया कि नहीं दबाया गया, कुछ नहीं हुआ। एक तो ये था। और एक आज का आपने खुद ही बताया, अगर नेहा राठौर ये कहेगी कि यूपी में काबा, तो काबा का मतलब तो फिर बाबा होता है, तो बाबा ने उनका काबा बना दिया। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये पुरानी सरकारें हैं, नई सरकार है। संजय जी, मैं जितने पुराने नेताओं को जानता हूं, मैं 1 दर्जन नाम अभी आपके यहाँ गिनवा सकता हूं, और उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। चाहे आप पुराने राजनाथ जी को लीजिए, चाहे कल्याण सिंह को लीजिए, चाहे वाजपेयी जी को लीजिए, चाहे अडवाणी जी को लीजिए, चाहे अजीत सिंह को लीजिए, चाहे मुलायम सिंह को लीजिए, वो लोग सीधे पत्रकार को फोन करते थे। और मैंने तो मुलायम सिंह का आपको बता देता हूं या अजीत सिंह का बता देता हूं, आपके उत्तर प्रदेश के अमर उजाला के पत्रकार थे, आज तो वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने अजीत सिंह के खिलाफ खबर लिख दी मेरठ से। अजीत सिंह ने सीधा फोन किया उनको, बोला यार आपने खबर छाप दी, हमें ही बता देते, हम इसको ठीक कर देते। आपने छाप क्यों दी, हमें बता देते, हम इस मामले को ठीक कर देते। बोला साहब मैं पत्रकार आदमी, मेरा काम छापना है। अरे बोला मेरा मोबाइल नंबर तुम्हारे पास है। तो उल्टा उसी को, वो अगर चाहते तो वो अमर उजाला के माहेश्वरी जी को फोन करते और कहते कल से आदमी को हटाइए, और माहेश्वरी जी को हटाना पड़ता। तो ये परिणति उस समय नहीं थी। मुलायम सिंह जी को मैंने बहुत सारे पत्रकारों को डांटते हुए, मजाक करते हुए, ये कहते हुए सुना, यार कोई दिक्कत है तो बताओ, क्यों लिखते रहते हो हमारे खिलाफ। और कहा और बात खत्म हो गई, इससे आगे कभी कोई बात नहीं हुई। ये पुराने नेता थे, वाजपेयी जी हो, अडवाणी जी हो, क्या इनके खिलाफ खबरें नहीं छपी? क्या ये सत्ता में नहीं रहे? क्या वाजपेयी जी के अनोखे अनोखे चिढ़ाने वाले कार्टून अखबारों में नहीं छपे? क्या अडवाणी गृह मंत्री थे, डिप्टी पीएम थे, उनके इतने गंदे गंदे कार्टून अखबार में हमने देखे? तो कोई इस तरह की चीजें नहीं थी, ये पत्रकारों का काम है, वो करते रहते हैं। संजय जी, बात गंभीर यहाँ ये है कि आप जो शंकराचार्य की बात कर रहे हैं कि उन्होंने राम मंदिर की बात उठाई, उन्होंने वहां पे जो मूर्ति स्थापित हुई उसकी बात उठाई, वो नहीं है बात। वहां तक तो ठीक था, वहां तक तो वो सही कर रहे थे। जब वो अयोध्या की बात उठा रहे थे, बनारस की मंदिर टूटने की बात उठा रहे थे, दिल्ली पे हमला कर रहे थे, वहां तक वो ठीक थे। गलती उन्होंने इलाहाबाद में कर दी और ये कह दिया कि हम 11 मार्च को लखनऊ में जाके विरोध करेंगे अगर गो हत्या बंद नहीं। तो खतरा वहां आ गया, वहां से जो मामला है वहां से ये चल रहा है। दिल्ली तक तो ठीक है, दिल्ली वाले तो चाह रहे हैं कि ठीक हो, क्योंकि डिप्टी सीएम की जो आप भाषा सुनेंगे, डिप्टी सीएम की जो बीन बज रही है, अगर उसकी ताल आप समझ जाएंगे तो फिर आप इस बात से अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। ये मामला कुछ और है और ये मामला तीसरी तरफ बढ़ चला है। एक तो ये है। दूसरा, जिस प्रकार से योगी जी हिंदुत्व का चेहरा बने हुए भारतीय जनता पार्टी में, अब उनको थोड़ा सा विदेश घूम कर थोड़ा विदेश नीति, व्यापार नीति भी समझनी है, तो वो दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं। जैसे मठ में से वो लखनऊ आए थे, लखनऊ से वो दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं, तो दिल्ली घबराई हुई है। तो इसलिए उनके हिंदुत्ववाद के चेहरे पे थोड़ा चेहरा धुंधला किया जाए, थोड़ा चेहरा हिंदुत्ववादी ना रहे, उसको कैसे उसको थोड़ा खराब किया जाए, उसकी कोशिशें हो रही है। तो वो कोशिश किस लिए हो रही है कि दिल्ली ना पहुंचे, इंटरनल मामला है, बहुत सारी चीजें हैं। और ये तस्वीर साफ होने में अभी मुझे लग रहा है कुछ महीनों का टाइम लगेगा, क्योंकि अभी बीच में वेस्ट बंगाल का इलेक्शन आ गया है। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बाद उत्तर प्रदेश की तस्वीर साफ होगी और कई लोगों के ऊपर होली के रंग चढ़े हुए होंगे। आपको लगेगा ये कोई और है और निकलेंगे अंदर से कोई और फिर जब नहाएंगे, कपड़े पहनेंगे, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कौन गेरुआ है, कौन हरे रंग वाला है, कौन लाल रंग वाला है, कौन सफेद वाला है। अभी बहुत सारे रंग बदलने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी में सेकंड लाइन वाले व्यक्ति की तलाश बहुत तेजी से चल रही है और वो तलाश बार बार उत्तर प्रदेश में जाकर रुकती है। तो कहीं बाबा पे तो तलाश नहीं रुक रही है। बाबा इसीलिए तो उत्साह में नहीं है, लेकिन ये गले में फांस इसीलिए फंसा दी गई है क्या शंकराचार्य? तो बहुत सारे इशारे हैं, समझना बाकी है
हड़बड़ाहट में इतना हल्का केस शंकराचार्य जी के खिलाफ बनाना जो कहीं टिकेगा ही नहीं, ये इनकी गले की हड्डी बनने जा रहा है। अब जैसे आपने केस तो बनाया था केजरीवाल के खिलाफ और आपने सफलता भी हासिल की। अब यहाँ पे केजरीवाल का जो मामला हुआ, इसमें आप भारतीय जनता पार्टी को ये कह सकते हैं कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। केजरीवाल भी बाइज्जत बरी हो गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी दिल्ली में बन गई। इसीलिए तो किया था, हो गया काम। अब देखिए दिल्ली में ना पोल्यूशन है, ना कोई दिल्ली में समस्या है। हमारे जो उपराज्यपाल हैं वो हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ नई समस्याएं दिल्ली में ले आते थे। अस्पताल की बड़ी समस्या थी, स्कूलों में बहुत समस्या रहती थी, यमुना साफ होती नहीं थी, सड़कें टूटी हुई थी, पानी आता नहीं था। अब सब समस्याओं का समाधान दिल्ली में हो गया है। एक समस्या आपको कहीं टीवी पे अखबार में कहीं दिखती हो तो आप बताइए। दैनिक जागरण इतना अच्छा लिख रहा है दिल्ली का, बम बम आता है सुबह चमकता हुआ कि दिल्ली में रामराज चल रहा बढ़िया, एक भी समस्या नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो चीजें करनी थी वो हो चुकी। अब दया अरविंद केजरीवाल पे आती है कि तेरे कूचे से हम बेआबरू होकर निकले, अब ये क्या करेंगे। अब आपका जो सत्यानाश हुआ है ये, और 2 साल आपके जो इसमें बीते हैं, आपकी जो छवि खराब हुई है, ये छवि वापस कैसे आएगी। तो मानहानि का दावा किस पे करेंगे आप कि आपके 2 साल जो है छवि धूमिल की गई है, आपको बेईमान ठहराया गया है, जबकि सबूत हमारे पास कुछ नहीं है। भाई संजय सिंह कह रहे हैं ना आज टीवी चैनल पे कि किसी के घर से 1 रुपया निकला हो, कोई सबूत निकला हो, कोई बैंक बैलेंस निकला हो, कोई प्लॉट निकला हो, कोई लग्जरी घर निकला हो तो बताओ। कुछ नहीं है, लेकिन सीबीआई और ईडी पे ले जा रहे हैं। और ये तो अभी सीबीआई से हुए हैं संजय जी, अभी तो ईडी बाकी है। अब ईडी क्या करेगी जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन का एक बड़ा चेहरा था। एक टाइम में सुनीता केजरीवाल सोनिया गांधी के संग रैली कर रही थी। आज अरविंद केजरीवाल का मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दी कोर्ट ने। तो भारतीय जनता पार्टी तो हमलावर थी, लेकिन कांग्रेस भी हमलावर है आम आदमी पार्टी पर। तो आपको क्या लगता है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा होना चाहिए था केजरीवाल को, या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब के चुनाव के मद्देनजर लड़ना चाहती है? विपक्ष के लिए क्या हितकारी था, दोनों एक जगह पे आए या दोनों ऐसे ही लड़ते नजर आए? देखिए संजय जी, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो अगर आप गठबंधन की बात करते हैं, ये मुझे लगता है कि भारत की आजादी के बाद पहला एक ऐसा मौका था कि जब 2 चुने हुए मुख्यमंत्री गिरफ्तार किए गए। एक मुख्यमंत्री ने तत्काल इस्तीफा दिया और दूसरे मुख्यमंत्री जेल के अंदर बैठकर मुख्यमंत्री बने रहे, और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि वो जानते थे कि ये जस्टिफाइड नहीं कर पाएंगे। ये जो घटना हुई है, और ये अलग अलग सियासी दलों के साथ हुई है, इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ हुई है। इंडिया गठबंधन इस पे कहीं ना कहीं चिटका हुआ नजर आया। एक सुर में सबकी आवाज नहीं आई। आपने ममता बनर्जी का भी प्रदर्शन देखा और आपने कांग्रेस का भी प्रदर्शन उसमें देखा, बाकी सियासी दल जो थे उनका भी प्रदर्शन देखा। यहाँ महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे कांग्रेस हो, जो राष्ट्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल उनके नुकसान करने वाले हैं। और दोनों ही पार्टी ये चाहती हैं कि क्षेत्रीय दल का सफाया होना चाहिए, तभी हमारा फायदा है। कांग्रेस भले ही क्षेत्रीय दलों के साथ मिली हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये महसूस करती है कि क्षेत्रीय दल नहीं होने चाहिए, हमारी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी के साथ होनी चाहिए। और उसका सीधा सीधा एग्जाम्पल अगर आजकल आप देखेंगे, मोदी जी जब भी बात करते हैं, अगर वो वेस्ट बंगाल की किसी रैली को संबोधित करते हैं तो वो ममता बनर्जी पे हमला कम, राहुल गांधी पे हमला ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनकी वो कांग्रेस की बात ज्यादा करते हैं, ममता बनर्जी की और टीडीपी उनकी जो पार्टी है उसकी तृणमूल पार्टी की, उसकी तृणमूल कांग्रेस की बात कम करते हैं। तो वो चाहते हैं कि मेरी जो है इक्वल लेवल पे लड़ाई हो, क्षेत्रीय दल मेरे सामने कैसे टिक सकते हैं। तो क्षेत्रीय दल को रास्ते से हटाने के लिए जितनी कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, उतनी ही कोशिश कांग्रेस करती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे हरियाणा में अगर तालमेल अच्छा रहा होता कांग्रेस पार्टी का और आम आदमी पार्टी का, तो हरियाणा में कांग्रेस को सफलता मिल सकती थी। और वही तस्वीर अगर दिल्ली में देखें आप, अगर दिल्ली में केजरीवाल का और कांग्रेस का अच्छा गठबंधन रहा होता
तो भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से दिल्ली में सरकार शायद नहीं बना पाती, लेकिन दोनों जगह तालमेल नहीं हुआ, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। और आज भी कई लोग इसको शक की नजर से भी देख रहे हैं। अभी तक तो हम एक दूसरी तरफ बहस कर रहे थे। जो दिल्ली में चर्चा है, कानाफूसी है, वो ये भी है कि कहीं ना कहीं एजेंसियों के साथ और भी इसमें प्रयोग किए गए हैं और जानबूझ के जो गठबंधन से अलग हुए हैं केजरीवाल, उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया है और इसलिए इनको छोड़ा है कि जाइए गुजरात में और क्रांतिकारी कदम उठाइए और तैयारी आप गुजरात में करिए, क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है और वहां कहीं कांग्रेस की सरकार ना बन जाए, इसलिए जो है केजरीवाल को तैयार करने के लिए गुजरात भेजा जा रहा है। अब हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, ये क्या है मामला, मैं इस पे ना कोई विश्लेषण कर सकता हूं, ना कोई तथ्य मेरे पास है देने के लिए, लेकिन चर्चाएं इस प्रकार की भी शुरू हो गई। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, राजनीति है, इस तरह की चर्चाएं होती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की। ये थे केपी मलिक जी, और आपको यकीन हुआ होगा कि जो राजनीति का विश्लेषण है वो बहुत तथ्यों के साथ जुड़ा हुआ है। काफी कुछ संभावना इसी की बनती है। कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।